आज हम देखेंगे फर्स्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यापारिक समनियम या कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका सेकंड पार्ट। कि हमने इससे पहले वाले फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आज हम देखेंगे एक सेइंग कि समस्त अनुबंध ठहराव है या समस्त ठहराव अनुबंध नहीं है। यानी ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये बात कही जाती है कि जितने भी अनुबंध होते हैं वह सब ठहराव होते हैं, दो पार्टीज के बीच के ठहराव होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर एग्रीमेंट जो है या समस्त जितने ठहराव हैं या वो सब के सब अनुबंध हो, क्योंकि अनुबंध की प्री रिक्विजिट्स जो है होने के लिए वो वैधानिक होनी चाहिए, जबकि एग्रीमेंट के लिए वैधानिक होना या ना होना बराबर है। तो अगर हम इस वक्तव्य को इस पे चर्चा करना चाहते हैं या इसके बारे में बताना चाहते हैं तो हम इस कथन को दो भागों में विभाजित करें। पहला, समस्त अनुबंध ठहराव है, दूसरा समस्त ठहराव अनुबंध नहीं है। यानी पहले हम ये प्रूफ करेंगे समस्त अनुबंध ठहराव है। तो समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं। इस कथन की सत्यता के बारे में बात करते हैं तो हमें ठहराव और अनुबंध की परिभाषा देनी पड़ेगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि ठहराव की परिभाषा क्या है। ठहराव क्या है? प्रत्येक वचन अथवा वचनों का प्रत्येक समूह जिसमें वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं ठहराव कहलाते हैं। यानी एक दूसरे को दिया गया वचन जिसका प्रतिफल होता है वह ठहराव कहलाता है और वैधानिक होना जरूरी है। ठहराव के अंतर्गत पक्षकारों द्वारा दिए गए वचन का रूप स्वरूप कैसा होगा, उसकी वैधानिकता का तो होगा या नहीं, इस बारे में जो है पक्षकारों के मध्य जो भी अनुमान होता है, ठहराव होता है, वचनों का ठहराव होता है, उसके अनुसार होता है। दूसरी धारा के अनुसार राजनियमन द्वारा परिवर्तनीय ठहराव अनुबंध कहलाते हैं। यानी एन एग्रीमेंट एनफोर्स लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी जो एनफोर्स किए जा सकते हैं लॉ के द्वारा वही ठहराव कहलाएंगे, अन्यथा ठहराव नहीं कहलाएंगे या अनुबंध नहीं कहलाएंगे। इस परिभाषा का अगर हम विश्लेषण करते हैं तो ये कहती है केवल वही ठहराव अनुबंध होता है जो राजनियमों द्वारा परिवर्तनीय करवाया जा सके, यानी राजनियमों द्वारा वैधानिक ठहराया जा सके, केवल वही ठहराव अनुबंध माने जाते हैं। तो सरकारी भाषा के अंदर अगर हम देखते हैं, सरकार से वैधानिक रूप से देखते हैं तो ये बात सच मानी जाएगी। इस प्रकार से स्पष्ट है कि अनुबंध होने के लिए किसी ठहराव में वैध अनुबंध के सभी लक्षण पाए जाने जरूरी हैं। यदि किसी ठहराव में इनमें से किसी भी लक्षण का अभाव है तो वह ठहराव अनुबंध नहीं बन सकता है। अतः प्रत्येक अनुबंध में ठहराव के सभी लक्षणों का अवश्य विद्यमान होना जरूरी है और प्रत्येक अनुबंध ठहराव आवश्यक रूप से माना जाएगा। इसके अंदर एक और जो है प्रस्ताव प्लस स्वीकृति इज इक्वल टू वचन और इज इक्वल टू ठहराव। यानी जब हम एक प्रस्ताव आता है और उस पर दोनों पक्ष स्वीकृति देते हैं तो वो आपस में एक वचनबद्ध होते हैं, तो वो एक ठहराव बनाते हैं कि हम ये बात करेंगे अथवा नहीं करेंगे। संक्षेप में अगर हम बात करें तो जब एक व्यक्ति प्रस्ताव करता है तो दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार कर लेता है तो वह ठहराव हो जाता है। दो व्यक्तियों के आपस में जो पारस्परिक सम्मति होती है वो ठहराव कहलाती है। लेकिन अगर हम इसको वैधानिक रूप से अगर देखना चाहते हैं कि ठहराव और अनुबंध में क्या अंतर है तो हम इसमें देखेंगे। इसको कई अंतर के आधार हैं। जैसे पहला है परिभाषा। ठहराव क्या है? वचन एवं वचनों का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे के लिए को दिया जाता है प्रतिफल के बदले में ठहराव कहलाता है। जबकि अनुबंध वह ठहराव है जो राजनियमों द्वारा परिवर्तित करवाया जा सकता है। यानी अनुबंध जो है वो लॉफुल होगा, वैधानिक होगा। ठहराव जो है वह शब्दों से भी किया जा सकता है, इसका प्रतिफल होना आवश्यक है। निर्माण। ठहराव का निर्माण प्रस्ताव को स्वीकृत होने के साथ ही हो जाता है, लेकिन ठहराव तथा उसके परिवर्तनीय यानी अनुबंध के होने के का निर्माण जो है अनुबंध सभी आवश्यक तत्वों का
अनुबंध के सभी आवश्यक तत्वों का होना जरूरी है, तभी अनुबंध का निर्माण होता है। वैधानिक अधिकार या दायित्व की, तो ठहराव से पक्षकारों के वैधानिक अधिकार और दायित्वों का जन्म होना आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी है, लेकिन अनुबंध के निर्माण से पक्षकारों के बीच वैधानिक अधिकारों और उन दायित्वों का अवश्य जन्म होता है। आवश्यकता की बात करें तो ठहराव के लिए किसी अनुबंध की आवश्यकता नहीं है, ये वर्बल भी हो सकता है। अनुबंध के लिए ठहराव का होना परम आवश्यक है, यानी ठहराव के लिए तो किसी अनुबंध की आवश्यकता नहीं पड़ सकती, लेकिन अनुबंध के लिए ठहराव का होना आवश्यक है। वैधानिक बाध्यता की बात करें हम, तो वैधानिक बाध्यता कहती है कि ठहराव वैधानिक रूप से बंधनकारी नहीं होता, लेकिन अनुबंध बंधनकारी होता है। इसी प्रकार से अवधारणा का क्षेत्र की बात करें अगर हम, अवधारणा की क्षेत्र की, तो ठहराव एक व्यापक अवधारणा है जिसमें अनुबंध भी सम्मिलित है, लेकिन अनुबंध एक सीमित अवधारणा है जिसके अंदर जो है, जिसमें विशेष प्रकार के ठहराव को ही सम्मिलित किया जाता है, अर्थात उसी ठहराव को सम्मिलित किया जाता है जो वैधानिक होता है। दूसरा भाग हम देखते हैं वो है समस्त ठहराव अनुबंध नहीं। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं वह जरूरी नहीं है कि वो अनुबंध हो। इस कथन के इस भाव को अगर हम जानना चाहते हैं तो सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। इसका कारण यह है कि केवल वे ही ठहराव अनुबंध बन सकते हैं जो कि राजनियमों द्वारा परिवर्तित कराए जा सकते हैं, यानी जिसमें वैधानिकता होनी जरूरी है, और जो परिवर्तनीय राजनियमों द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराए जा सकते वे केवल एक सामान्य ठहराव हो सकते हैं। जैसे ऐसे ठहराव केवल ठहराव बने रहते हैं, अनुबंध नहीं बनते। ऐसे ठहराव निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, घरेलू या पारिवारिक ठहराव। घरेलू या पारिवारिक ठहराव में पक्षकारों का उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना रहता है तो वह ठहराव वैध होगा और अनुबंध कहलाएगा। पर यदि किसी पारिवारिक ठहराव में पक्षकारों का उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं है तो वह ठहराव ही कहलाएगा। दूसरा, मैत्रीपूर्ण या सामाजिक ठहराव। मैत्रीपूर्ण या इस पारिवारिक ठहराव की तरह से ही सामाजिक ठहराव भी ऐसे ही होते हैं जिन्हें कभी परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता। कुछ सामाजिक ठहराव ऐसे भी होते हैं जिनको करने का उद्देश्य जो है पक्षकारों द्वारा आपस में वैधानिक संबंध स्थापित करना होता है। ऐसे ठहराव वैध होते हैं और अनुबंध बनते हैं। जैसे शादी का ठहराव, संतान गोद लेने का ठहराव अनुबंध बनते हैं। किंतु कुछ सामाजिक ठहराव ऐसे होते हैं जिनका उद्देश्य आपस में केवल वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं होता है। अगर हम एक होता है राजनीतिक ठहराव जिसका उद्देश्य सदस्यों में आपस में वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं होता, तो कभी भी वैध अनुबंध का निर्माण नहीं होगा। लेकिन राजनीतिक ठहरावों का उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना है तो वह कहलाएंगे कि वह एक अनुबंध है। व्यापारिक ठहराव जिनका उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना है नहीं है तो ऐसे ठहराव भी अनुबंध नहीं कहलाएंगे। इसी प्रकार से अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखने वाले पक्षकारों द्वारा किया गया अनुबंध जो है वह भी वैधानिक नहीं कहलाया जाएगा। स्वतंत्र सहमति के अभाव में किए जाने वाले ठहराव, यानी जो ठहराव बिना दोनों पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किए जाते हैं या पीड़ित दबाव के कारण किए जाते हैं, वह भी वैधानिक नहीं कहलाते। बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ हो जाते हैं। बिना प्रतिफल के ठहराव भी व्यर्थ हो जाते हैं। इस नियम के कुछ एक अपवाद अवश्य होते हैं, लेकिन सामान्यतः बिना प्रतिफल का जो ठहराव होता है वो अवैध होता है। अवैधानिक उद्देश्य से और प्रतिफल से ठहराव किया जाता है वह भी वैधानिक, यानी जिस ठहराव का उद्देश्य वैधानिक नहीं है तो उसको भी परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव, अगर आवश्यक अविवाहिताओं को छोड़कर किसी अन्य अविवाहित व्यक्ति अथवा विधुर या विधवा के विवाह में रुकावट करने का ठहराव व्यर्थ घोषित किया जाएगा। व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव जो कि व्यापार में वो वैधानिक
नहीं माने जाएंगे। अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव, यानी जिसमें कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता है, जो उस ठहराव के अंदर कोई भी पक्षकार उसका ठहराव का अर्थ नहीं निकाल सकता, वह भी वैधानिक नहीं कहलाएंगे। बाजी के ठहराव ये सदैव व्यर्थ होते हैं, यानी जो सट्टे की बात करते हैं ये बाजी के ठहराव होते हैं, ये हमेशा अवैधानिक होंगे। असंभव घटना पर आधारित, किसी असंभव घटना या न होने के ऊपर अनुबंध करना, यह भी ठहराव वैधानिक नहीं माने जाते। असंभव कार्य करने के ठहराव जो है वह भी जो है अनुबंध नहीं माने जाते। भविष्य में अनुबंध करने के ठहराव, यानी भविष्य में कोई चीज़ होगी या नहीं होगी उसके ऊपर अनुबंध करने के ठहराव जो है वह भी ठहराव अनुबंध नहीं माने जा सकते। तो ये कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर कि हम ये कह सकते हैं ठहराव तो है लेकिन अनुबंध नहीं है, क्योंकि उनको वैधानिक रूप से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, इसलिए वह अनुबंध नहीं होते हैं। ठहराव तो होते हैं लेकिन अनुबंध नहीं है, क्योंकि राजनियमों द्वारा वो वैधानिक घोषित नहीं किए जाते। तो हमने इस पार्ट में देखा कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एग्रीमेंट, जो है इसके ऊपर हमने इसमें चर्चा की। थैंक यू।